नमस्कार, इकोफिन टॉक के इस शो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पीएस हर दिन की तरह इस बार भी आपसे मिलने आया हूं और कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करने जो इकोनॉमिक और फाइनेंस के ऐसे अपडेट्स हैं जो या तो चर्चा में हैं या चर्चा के सुगबुगाहट से बाहर हैं क्योंकि शायद उन्हें न्यूज हेडलाइन में अपनी जगह नहीं मिली। आज बात करते हैं तीन मुद्दों पे। पहला मुद्दा, वर्ष 2025 भारत के लिए बड़ा सक्सेसफुल रहा आईपीओ के मामले में क्योंकि भारत ने अपना शतक लगाया। लेकिन फिर भी निवेशकों के मन में बहुत सारी शंकाएं बनी हुई हैं। क्या होगा 2026 में इस संबंध में? दूसरी बात, इन दिनों मोदी सरकार ई कॉमर्स कंपनियों से रिलेटेड डार्क पैटर्न के संबंध में बड़ी सख्ती दिखा रही है। क्या चीज है डार्क पैटर्न और क्या मोदी सरकार इसमें अपनी सोच रख रही है कंज्यूमर को राहत देने के लिए? तीसरी बात, बीते दिनों भारतीय स्टॉक मार्केट में गुजरात किडनी की बहुत चर्चा रही। क्या है गुजरात किडनी? एक बार फिर से आपका स्वागत इकोफिन टॉक के इस शो में। अब चलिए बात करते हैं सिलसिलेवार इन्हीं तीनों बिंदुओं पर विस्तृत रूप से। 2025 का जो साल था जो अभी जस्ट खत्म होने के कगार पे है, इन दिनों इस साल में भारत के लिए आईपीओ बड़ा सक्सेसफुल गया है क्योंकि भारत ने आईपीओ में अपना शतक लगाया है। करीब 100 कंपनियों के आईपीओ इस दौरान आए हैं और भारत ने तकरीबन 1,60,000 करोड़ रुपए से ऊपर पैसा जनरेट किया है। अगर मैं वर्ष 2024 को भी इसमें जोड़ दूं तो 2024 और 2025 में भारत ने तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, जो वर्ष 1990 के बाद सबसे ज्यादा रकम है। यानी 1990 से 2024 तक पिछले 35 सालों में भारतीय पूंजी बाजार में आईपीओ के माध्यम से आया पैसा जो था वो पिछले 2 सालों में कलेक्ट किए गए पैसे से आधा था। यानी 35 सालों में भारत ने जो कमाया उससे दुगना बीते 2 वर्षों में भारत ने आईपीओ के मार्केट से कमाया है, जिसने भारत की इमेज वैश्विक बाजार में बहुत बड़ी कर दी है। हमें पता है कि 2025 में कई बड़ी कंपनियों का आईपीओ आए जिसमें एलजी भी शामिल था, लेंसकार्ट भी था, कई बड़ी कंपनियां थी। कई बड़ी कंपनियां बहुत अच्छे ढंग से उन्हें सफलता मिली, ओवर सब्सक्राइब हुई। कुछ कंपनियों ने स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग भी अच्छी की, कुछ ने निराश भी किया। अगर मैं एलजी की बात करूं उसने 45% ओवर लिस्टिंग की, और अगर मैं लेंसकार्ट जो कल तक एक स्टार्टअप था उसकी बात करूं तो 3% डिस्काउंट पे भी लिस्टिंग हुई। वर्ष 2026 में हम देख रहे हैं एनएससी का खुद का एक आईपीओ आएगा। यस, मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, उसका आईपीओ आने वाला है। फ्लिपकार्ट जो इंडिया में ई कॉमर्स कंपनीज की सबसे पुरानी कंपनी है, जिसे बीच में वॉलमार्ट ने खरीद लिया था, उसका भी आईपीओ आने वाला है। और तो रिलायंस जियो का आईपीओ भी आने वाला है, जो आज की डेट पे इंटरनेट में के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है, जो एट प्रेजेंट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडरी है। लेकिन निवेशकों के मन में शंकाएं क्या है? बीते दिनों एक रिपोर्ट जब आई जिसमें यह कहा गया कि इंडिया में जितने भी कंपनी आईपीओ देके आ रही हैं, उन आईपीओ के माध्यम से कलेक्ट की गई रकम का 29% पैसा जो है वो कंपनियां अपने लोन के भुगतान में यूटिलाइज कर रही हैं। 29% पैसा, यानी कंपनियों में अगर कोई ऋण है, कोई आउटस्टैंडिंग लोन पड़े हैं, उनके पेमेंट में कर रही हैं। करीब 12% पैसा कंपनियां वर्किंग कैपिटल के लिए यानी डे टू डे के लिए यूटिलाइज कर रही हैं। करीब 1/4 पैसा ही है जिसे कंपनियां अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च कर रही हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आशय ये होता है जिनके माध्यम से कंपनियां नई संपत्तियां खरीदती हैं ताकि अपने रेवेन्यू के सोर्सेस को बढ़ाया जा सके। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप ये विश्वास रखते हैं कि आईपीओ आने के बाद शायद कंपनीज के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो आपको ये आंकड़ा समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये है, आईपीओ के मार्केट में जैसे मैंने आपको आंकड़ा बताया कि बीते 2 सालों में हमने पिछले 35 सालों से दुगना पैसा जुटाया है। ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय पूंजी बाजार या भारतीय समाज में आईपीओ के बारे में इतना अट्रैक्शन आ गया है? देखिए, इस संबंध में समझना पड़ेगा कि सेबी का एक सर्कुलर है, जिस सर्कुलर के माध्यम से ये तय किया गया है, और काफी पुराना सर्कुलर है, कि आईपीओ में जो इन्वेस्टमेंट की मिनिमम सीमा है वो 10 से 15,000 के बीच में रहती है। तो एक आम निवेशक को ये ज्यादा रिस्की नहीं लगता है कि उसे 10 से 15,000 रुपए के बीच में ही डालना है। और 10 से 15,000 रुपए के बीच में डालने के बाद उसको ये पता होता है कि आईपीओ का सारा खेल जो है 7 से 10 दिन का है।
7 से 10 दिन में कंपनियां शेयर अलॉटमेंट कर देती हैं, इवन स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग भी करवा लेती हैं। हाँ, इतना ही रहता है कि अगर आपको कंपनी के शेयर अलॉट नहीं हुए तो आपने जितना पैसा निवेश किया था, जो मैंने बताया कि सेबी के सर्कुलर के अकॉर्डिंग 10 से 15,000 के बीच में होता है, वो आपको वापस मिल जाता है। और अगर आपको आईपीओ अलॉट हो जाता है तो कंपनी जिस प्राइस पे अपनी लिस्टिंग कराती है, उस लिस्टिंग प्राइस पे अगर आप चाहें तो बेचकर पैसा या मुनाफा कमा सकते हैं। अब 10 से 15,000 का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो प्राइस बैंड है वो 500 रुपए है, तो 15,000 रुपए में अगर आप 500 का डिवाइड दे देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको कितने लॉट होंगे वो काउंट हो जाता है। तो शायद ये एक ऐसी चीज है जो भारतीय निवेशकों को ये लगती है कि ज्यादा रिस्की भी नहीं है, और प्लस इसमें ब्रोकरेज का भी कोई खेल नहीं होता है। एक तरीके से ऐसा लगता है कि हार्डली 7-8 दिन का काम है, और कंपनियां अगर ऑलरेडी मार्केट में होती हैं, उनका एक बड़ा नाम होता है, तो निवेशकों को वो आकर्षित करती हैं। और शायद इस कारण है कि भारतीय समाज बहुत बड़ी नंबर में, तादाद में आईपीओ के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जो मैंने बताया कि 2026 में जियो का आईपीओ आने वाला है, एनएससी का आने वाला है, एज वेल एज फ्लिपकार्ट का आने वाला है। लेकिन आशंकाएं मैंने आपको बताई, कंपनियां 29% पैसा लोन पेमेंट में कर रही हैं, 12% वर्किंग कैपिटल के लिए कर रही हैं, बहुत कम पैसा जो है वो कैपिटल एसेट के लिए कर रही है। तो ये निवेशकों के मन में शंकाएं हैं। चलिए आज की दूसरी न्यूज पे चलते हैं। दूसरी न्यूज ये है कि मोदी सरकार जो है इन दिनों ई कॉमर्स कंपनीज के संबंध में एक जो टेक्निकल टर्म है वो है डार्क पैटर्न, उस पर बड़ी सख्ती दिखा रही है। देखिए, डार्क पैटर्न क्या चीज होती है इसे समझना जरूरी है, और मोदी सरकार इस संबंध में क्या कर रही है उसे भी बताना होगा, उसे समझना होगा। ई कॉमर्स के क्षेत्र में डार्क पैटर्न एक ऐसी टर्म है जिसके माध्यम से कंज्यूमर को या कस्टमर को ये कंपनीज कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर लेती हैं, उन्हें धोखा दे देती हैं या उन्हें शोषित कर लेती हैं। और आपको याद होगा, ये शायद ये आपके साथ भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि 2023 में मोदी सरकार ने इस संबंध में एक एक्शन लिया था, और ई कॉमर्स कंपनी से रिलेटेड 13 तरीके की ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस उन्होंने आइडेंटिफाई की थी जो डार्क पैटर्न में काउंट होती हैं। जैसे मसलन ई कॉमर्स कंपनीज ये नहीं कह सकती हैं कि जल्दी जल्दी खरीद लीजिए, स्टॉक खत्म होने वाला है। ई कॉमर्स कंपनीज में अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज कंज्यूमर को सब्सक्राइब करा दी जाती है, और उसके बाद अगर कंज्यूमर उससे हटाना चाहता है तो वो सब्सक्रिप्शन में ही पड़ी रहती है। उसको हटाना अपने मोबाइल से या अपने अपने उसका सब्सक्रिप्शन वापस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि शुरुआती कीमत कई बार ये होता है कि किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की कम दिखाई जाती है, और जब उसका एग्जीक्यूशन होता है तो उसमें कुछ टैक्सेस या कुछ उसमें उसकी इनकम बढ़ जाती है, कुछ हिडन चार्जेस उसमें जुड़ जाते हैं। और इसके अलावा कई बार बिना आपकी सहमति के, कंज्यूमर की सहमति के, आपकी बास्केट में कुछ चीजें अपने आप डाल दी जाती है कि ये भी आपने खरीदी है। ऐसी चीजें बीते सालों में होती रही हैं, और इन्हीं के संबंध में कुल 13 तरीके की चीजें जो है मोदी सरकार ने 2013 में आइडेंटिफाई की थी, जिन्हें डार्क पैटर्न में इंट्रोड्यूस किया गया। और इस साल मोदी सरकार ने ई कॉमर्स कंपनीज को, जो भी इंडिया में काफी फेमस ई कॉमर्स कंपनीज है जितनी भी हैं, आप चाहे उसमें आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट है, पेज इंडस्ट्री है, वॉलमार्ट है, इन सब, स्विगी, जोमेटो है, इन सबको अपने यहाँ बुलाया था। उन्हें कहा था कि आप इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करें कि क्या आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी कुछ डार्क पैटर्न तो चल तो नहीं रही है। अब खुशखबरी ये है कि बीते ही दिनों करीब 26 ई कॉमर्स कंपनीज ने, जिनमें पेज इंडस्ट्री, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट इंडिया, विलियम पेन, मेक माई ट्रिप, रिलायंस डिजिटल, स्विगी, ब्लिंकिट, जोमैटो आदि हैं, इन 26 कंपनियों ने अपनी एक सेल्फ डिक्लेरेशन दी है सरकार को कि हमारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की डार्क पैटर्न की कोई भी गलत प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अब इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है, और उन्होंने उनका जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, जिसे हम सीसीपीए कहते हैं, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रखा है, जिस एप्लीकेशन का नाम है जागृति, ई जागृति। जागो ग्राहक के नाम से एक एप्लीकेशन है, आपको एंड्रॉइड पे भी मिलेगा और एप्पल फोन पे भी मिलेगा। आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जिन भी ई कॉमर्स कंपनीज में जाके जो भी ट्रेड करते हैं, जितने यूआरएल आपने वेबसाइट्स के खोले हैं या एप्लीकेशन के यूआरएल्स खोले हैं, वो सारी यूआरएल का ट्रैकिंग जो होती है उस जागृति एप्लीकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। और तो और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई धोखा हुआ है तो डायरेक्ट उस एप्लीकेशन के माध्यम से आप सरकार को शिकायत भी कर सकते हो। और मोदी सरकार ने तो ये भी सख्ती बताई कि अगर ई कॉमर्स कंपनीज ने सरकार के साथ कॉपरेशन नहीं किया तो जुर्माना बढ़ने वाला है।
और आज का तीसरा और आखिरी मुद्दा ये है कि बीते दिनों भारतीय पूंजी बाजार में स्टॉक मार्केट में गुजरात किडनी की बहुत चर्चा हुई। क्या है गुजरात किडनी? देखिए, गुजरात किडनी से समझने की कोशिश मत करिएगा कि किडनी क्या चीज है। वास्तविकता में ये एक हेल्थ केयर से जुड़ी हुई एक कंपनी है, और जिस कंपनी का आईपीओ बड़ी चर्चा में रहा है, बीते हफ्ते ही बड़ी चर्चा में रहा है। और ये सबसे ताज्जुब करने वाली बात ये है कि जैसे हम जानते हैं कि अहमदाबाद और गुजरात, और स्पेशली अहमदाबाद और गुजरात जो राज्य है, ये पिछले कुछ सालों में इंडिया में हेल्थ केयर में बहुत बड़ी हैसियत के तरीके से उभरा है। तो उस हैसियत के अंतर्गत एक कंपनी जो 2019 में स्थापित होती है, गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से, और वो कंपनी पिछले 6-7 सालों में गुजरात में 7 हॉस्पिटल चला रही है, वडोदरा बेस्ड है मेनली, और 4 फार्मेसीज चला रही है। करीब 490 बेड की उसके पास टोटल कैपेसिटी है। वो कंपनी का जो टर्नओवर है वो तकरीबन अभी इस साल की बात करें तो उसके पास करीब 10 करोड़ के आसपास का ही उसका नेटवर्थ है, और करीब 40 करोड़ की उसकी इनकम है। कोई बहुत बड़ा आप उसे एक बहुत इंप्रेसिव टर्नओवर नहीं कह सकते, लेकिन हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उस कंपनी ने अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग कराया है, वो अपना आईपीओ लेके आई है। 250 करोड़ की उसकी कोई एक रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को कंपनी ने आईपीओ के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की है। 1 करोड़ 32 लाख 1 करोड़ 32 लाख शेयर उसने मार्केट में इंट्रोड्यूस किए, और जनता ने बड़ा सपोर्ट दिया है। बहुत ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है ये गुजरात किडनी का आईपीओ, और ये जो 250 करोड़ कंपनी उससे जनरेट कर रही है, इसके बारे में कंपनी ने जो सेबी को अपना नोटिफिकेशन दी है उसमें ये लिखा है कि करीब 77 करोड़ रुपए का तो वो अहमदाबाद में एक कोई पार्क हॉस्पिटल है उसको एक्वायर करेगी, और करीब 30 करोड़ का एक नया हॉस्पिटल वो वडोदरा में खोलेगी, और बाकी पैसा वो एडवांस साइंस टेक्नोलॉजी पे रोबोटिक्स मशीन्स वगैरह खरीदने में करेगी, ताकि वो हॉस्पिटल या मेडिकल सेक्टर में बड़ी तेजी से आगे बढ़ सके और एक अच्छी सुविधा जो है वो कस्टमर्स को दे सके। तो ये एक एप्रिसिएशन वाली बात है कि एक हेल्थ केयर में ना केवल हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, कंपनीज और हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, वो कंपनीज बना के स्टॉक मार्केट पे लिस्टिंग भी कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही सब कुछ। थैंक यू वेरी मच।